देखिए, पहला जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे इससे कि माइंडसेट में क्या बोलता है इंक्वायरी ऑफ एक्सीडेंट के बारे में। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूं ताकि आप लोग इसको देख पाएंगे, और डायरेक्टली मैं यहीं से पढ़ा रहा हूं ताकि कोई पॉइंट मिस ना हो, आगे पीछे ना हो। ठीक है ना, ये माइंडसेट है, आप लोग के पास होगा ही। और ठीक है, पढ़े ही होंगे, और नहीं पढ़ेंगे तो हम लोग डिटेल में इसको पढ़ेंगे। क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है, इवन इतना भी पूछ सकता है कि नोटिस किस फॉर्म में देते हैं, पर्टिकुलर किस फॉर्म में देते हैं, नोटिस किस फॉर्म में देते हैं, कितने दिन में ज्वाइन करता है, किस सब सेक्शन में दिया हुआ है, माइंडसेट में क्या दिया हुआ है, सीएमआर में क्या दिया हुआ है, ये से पूछ सकता है। ठीक है, तो ये से आज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, पहले हम लोग शुरुआत ही करते हैं यहाँ से। ये रूल्स जो ये माइंडसेट है, ठीक है ना, माइंडसेट जो है 1952, इसमें से जो सेक्शन 23 है, ये जो सेक्शन 23 में इसमें दिया हुआ है नोटिस टू बी गिवन ऑफ एक्सीडेंट। आप समझिएगा कि इसमें बताया जा रहा है कि नोटिस टू बी गिवन यानी नोटिस देना है। ठीक है, नोटिस टू बी गिवन ऑफ एक्सीडेंट्स, कौन कौन से एक्सीडेंट्स का देना है, इसी का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो ऐसे ही हम लोग जो पिछले क्लासेस में बहुत सारे एक्सीडेंट के बारे में क्लासिफिकेशन, सेवेरिटी रेट पे, मशीनरी, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कैटेगराइजेशन हम लोग किए हुए थे। यहाँ पे एक ओवरऑल बताया है कि यदि नोटिस देना है तो किस किस एक्सीडेंट में हम लोगों को नोटिस देना है अथॉरिटी को। ठीक है, तो पहला देखिए जो इसका सब सेक्शन 1 है, इसको इस तरह ही समझना है कि 1 में क्या दिया है, 2 में क्या दिया है, 3 में क्या दिया है, इसका फिर बीच में रेफर भी करता है, और इसका कुछ कुछ वर्ड्स है उसको ध्यान में रखना है, ताकि वर्ड्स का बड़ा मीनिंग होता है। ये रूल्स और जब रेगुलेशंस पढ़ते हैं तो वर्ड्स का बहुत मीनिंग होता है, उसको समझते जाना होगा। तो देखिए क्या बोलता है, वेन इवर, जब, वेन इवर देयर अकर्स इन और अबाउट ए माइंस, यदि कुछ ऐसा होता है कोई माइंस में, तो ए में क्या दिया है, सब सेक्शन 20 का सब सेक्शन 1 का ए में ऐसे पढ़ना है। ठीक है, क्या है, इन इंसिडेंट एक्सीडेंट काउजिंग लॉस ऑफ लाइफ, लॉस ऑफ लाइफ मतलब सीरियस एक्सीडेंट है, लॉस ऑफ लाइफ हो रहा है, लॉस ऑफ लाइफ और सीरियस बॉडली इंजुरी, सीरियस बॉडली इंजुरी ऐसा हो रहा है तो हम लोग को नोटिस देना है। बी में बोल रहा है इन एक्सप्लोजन, इग्निशन, स्पॉन्टेनियस हीटिंग, आउटब्रेक ऑफ फायर, इरप्शन और इनरस ऑफ वाटर, अदर लिक्विड मैटर, यदि इस तरह का कोई एक्सीडेंट होता है तो भी हम लोग को देना है। सी में क्या बोल रहा है, इनफ्लक्स ऑफ इन्फ्लेमेबल और नॉक्सियस गैसेस। ठीक है, हम लोग पढ़े हुए हैं सब, यहाँ पे पॉइंट आउट करके एक एक एक्सीडेंट के बारे में डिटेल में दिया गया है ऐसा। डी में क्या बोलता है, ए ब्रेकेज ऑफ रोप। देखिए, यदि आप लोग कोई अंडरग्राउंड में वर्क कर रहे होंगे, वहां पे केज लगा होगा, ठीक है ना, तो उसमें आप देखते होंगे कि रोप है जिसको हम लोग मेंस और मटेरियल को लोअरिंग और राइज के लिए यूज करते हैं। तो ये बोल रहा है कि ब्रेकेज ऑफ रोप, ऑब्वियसली यदि ब्रेकेज ऑफ रोप होगा तो एक्सीडेंट होगा, काफी बड़ा एक्सीडेंट होता है सब। ब्रेकेज ऑफ रोप, चेन और अदर गियर बाय विच पर्सन्स और मटेरियल्स आर लोअर्ड और रेज्ड इन ए शाफ्ट और इन इंक्लाइन, यदि इस तरह का एक्सीडेंट होता है, कहीं ब्रेकेज हो गया, चेन का ब्रेकेज हो गया, रोप का ब्रेकेज हो गया, और हम लोग ऐसे है जो साफ में हम लोग यूज कर रहे हैं, आइदर वो मटेरियल के लिए हो सकता है तो पर्सन के लिए, दोनों के लिए एक्सीडेंट, दोनों के लिए हम लोग काउंट करेंगे, दोनों के लिए हम लोग इसमें नोटिस देंगे। ई में बोलता है इन ओवर वाइंडिंग ऑफ केजेस ऑफ अदर मीन्स ऑफ कन्वेंस इन एनी शाफ्ट व्हाइल पर्सन्स एंड मटेरियल्स आर बीइंग लोअर्ड और रेज्ड। देखिए जो ओवर वाइंडिंग है बहुत बड़ा एक्सीडेंट है, इसका यदि कहीं ओवर वाइंडिंग होता है, ओवर वाइंडिंग से जनरली क्वेश्चन आता है, ओवर वाइंडिंग का सेफ्टी जो इक्विपमेंट है उससे रिलेटेड ज्यादातर क्वेश्चन आता है कि ओवर वाइंडिंग को हम लोग कैसे प्रिवेंट करते हैं, इसका सेफ्टी इक्विपमेंट क्या है वो। तो जहां भी ओवर वाइंडिंग होता है काफी हाईलाइटेड टॉपिक है, इसको देखना, ओवर वाइंडिंग ऑफ अदर मीन्स ऑफ कन्वेंस इन एनी शाफ्ट व्हाइल पर्सन्स और मटेरियल्स आर बीइंग लोअर्ड और रेज्ड। ये प्रीमेच्योर कोलैप्स ऑफ एनी पार्ट ऑफ वर्किंग। प्रीमेच्योर मतलब क्या होता है कि जैसे आपको मैं बताऊं एक एग्जांपल के तौर पे, प्रीमेच्योर जैसे आप समझ लीजिए कि एक कोल सीम है, प्रीमेच्योर का मतलब समझिए माइनिंग में हम लोग किस तरह यूज करते हैं, एक कोल सीम है ना, इस कोल पिलर है, इस पिलर में हमने स्प्लिटिंग किया, स्प्लिटिंग करने के बाद यहाँ पे हम लोग स्लाइसिंग किया, स्लाइसिंग करने के बाद यहाँ रीव दिए। ठीक है, तो ये रीव क्या है कि ये रीव है, ये टेम्पररी सपोर्ट दे रहा है रूफ को, लेकिन हम लोग इसको इस तरह डिजाइन करते हैं
कि जब मेरा पर्पस फुलफिल हो जाए तो ये ब्रेक हो जाए। लेकिन हम लोग पिलर को इस तरह डिजाइन करते हैं कि ये लॉन्ग टर्म तक स्टेबल हो। ठीक है, अब मान लेते हैं कि हम लोग इतने पिलर को डिजाइन किया और पिलर को डिजाइन में करने में हम लोग ये ध्यान दिया कि जब तक हमारा एक्सकवेशन ना हो जाए तब तक हमारा पिलर स्टेबल रहे, लेकिन वो पर्पस फुलफिल नहीं हुआ है, उससे पहले ही हमारा ब्रेक हो गया। यदि ऐसा होता है तो हम लोग इसको कहते हैं प्री मैच्योर कोलैप्स, प्रीमेच्योर कोलैप्स ऑफ पिलर। तो कुछ भी चीजें हो सकती है, यहाँ पिलर की बात हो रही है, कुछ भी चीजें किसी भी टर्म में आपको लग रहा है कि इतना दिन तक ये रहना चाहिए सेफ्टी फैक्टर, इसका इस तरह हमने डिजाइन किया है, बट वो प्रीमेच्योर फेलियर हो जा रहा है, उसी को कहते हैं प्रीमेच्योर। तो इस तरह का कुछ होता है, वहां भी हम लोग करेंगे। एनी अदर एक्सीडेंट विच मे बी प्रिस्क्राइब द ओनर एजेंट एंड मैनेजर ऑफ द माइन शैल गिव नोटिस टू द अकरेंस टू सच अथॉरिटी इन सच फॉर्म। एक फॉर्म में भी देना है ना, एक पर्टिकुलर फॉर्म में, ऐसा नहीं कि एक व्हाइट पेज निकाले और उसमें हम लोग लिख के दे दिए फॉर्म। एंड विद इन सच टाइम, एक टाइम भी होगा, अभी आपको बताऊंगा, एक टाइम के अंदर आपको देना है। as may be prescribed, and he shall simultaneously post one copy of notice on a special notice board in the prescribed manner at place where it may be inspected by the trade union official। मतलब एक माइंस के ओपनिंग के पास कोई नोटिस बोर्ड है तो वहां पे आपको लगाना पड़ेगा। एंड शैल इंश्योर दैट द नोटिस इज केप्ट ऑन द बोर्ड फॉर नॉट लेस देन 14 days फ्रॉम द डेट ऑफ सच पोस्टिंग। यानी ये 15 दिन से कम नहीं होना चाहिए, 15 दिन से ज्यादा होना चाहिए। ऐसा हम लोग को इंश्योर करना है कि जो हम लोग नोटिस को पोस्ट कर रहे हैं वो नोटिस कम से कम 14 डेज से ज्यादा होना चाहिए, रहना चाहिए। उसे कोई इंश्योर करना है कि उसे कोई रिमूव ना कर दे, उसे टेम्पर ना कर दे, तो उस तरह का हमें ध्यान देना है। ठीक है, और ऐसा कोई एक्सीडेंट ऐसा है जो यहाँ पे देखें क्या बोलता है, एनी अदर एक्सीडेंट, जो यहाँ पे प्रिस्क्राइब किया है, ये सब एक्सीडेंट के अदर है। एनी अदर एक्सीडेंट विच मे बी प्रिस्क्राइब्ड the owner, agent and manager of the mine shall give notice to the occurrence। यदि इसके अलावा कोई प्रिस्क्राइब्ड एक्सीडेंट हो रहा है तो ऑनर या एजेंट या मैनेजर कोई भी देगा। ठीक है, देखिए ऑनर कौन हो गया, कंपनी को जो ऑन कर रहा है उसको हम लोग ऑनर कहते हैं। जैसे हम लोग एक टर्म में समझ लेते हैं कि जैसे एमसीएल है, तो एमसीएल का जैसे दो होते हैं, एक डीटी ओपी होता है और एक डीटी पीएनपी होता है। ठीक है, तो डीटी ऑपरेशन जैसे इसमें डिवाइड भी कर दिया जाता है, कोई को आप देखेंगे कि डीटी ओपी कुछ स्पेसिफिक एरिया देखेंगे, डीटी पीएनपी कुछ स्पेसिफिक एरिया देखेंगे। लेकिन यहाँ पे जैसे मान लेते हैं कोई ऐसा एरिया है जिसको असाइन किया गया, इसके डायरेक्ट कंट्रोल में है डीटी ऑपरेशन, तो ये डीटी ओपी है ना, यही इसका एक ऑनर है। ठीक है ना, ऑपरेशन के लिए। इसी से जब भी आप देखेंगे D2 फॉर्म या तो D3 फॉर्म, D4 फॉर्म, ये सब बनता है, जब हम लोग मैनेजर चेंज होती है तो उसकी फॉर्म जो जाती है, आप देखिएगा इस यही साइन करते हैं, डीटी साइन करते हैं डायरेक्टर। आप सिंपली इसको ऑपरेशन और पीएनपी को कंफ्यूज ना करें, डायरेक्टर समझ लीजिए। जो कंपनी का डायरेक्टर होता है वो उसको एज ए ऑनर समझते हैं, उसको एज ए ऑनर उसको ये किया गया है, रिक्रूट किया गया एज ए ऑनर। एजेंट तो आप समझते हैं कि एजेंट, लेकिन आप कोई दूसरे सब्सिडरी में जाएंगे तो वहां पे एजेंट को ही हम लोग प्रोजेक्ट ऑफिसर कहते हैं, तो वो प्रोजेक्ट ऑफिसर हो गया या मैनेजर। तीनों में से कोई ये नोटिस को प्रोड्यूस करेंगे, नोटिस को सबमिट करेंगे। ठीक है, कोई तीनों में करेंगे। ज्यादातर आप देखिएगा मैनेजर करते हैं, क्योंकि मैनेजर करेंगे इधर से साइन करके, कोई भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें अब वो ए था, ठीक है, सबसेक्शन ए था, यहाँ पे 1 था। 1A का देखिए, 1A में क्या बोलता है, वेन एवर देयर अकर्स इन अबाउट ए माइन इन एक्सीडेंट काउजिंग रिपोर्टेबल इंजुरी। ठीक है, रिपोर्टेबल इंजुरी यहाँ पे देखिए क्या हो रहा था 1 में, सॉरी थोड़ा सा ऊपर जाइए, 1 में हो रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा था, काउजिंग लॉस ऑफ माइंड्स, देख रहे हैं, लॉस ऑफ माइंड्स यहाँ बोल रहा था, मतलब किसके बारे में बात कर रहा था, सीरियस बॉडली इंजुरी। लेकिन 1A में क्या बात कर रहा है, देखिए रिपोर्टेबल इंजुरी क्या बोल रहा है, व्हेन एवर देयर अकर्स in about a mines in accident causing reportable injury to any person, the owner, agent and manager of the mines shall enter in a register। एक रजिस्टर रहता है, आप देखते होंगे एक्सीडेंट रजिस्टर के नाम से हम लोग जानते हैं, वो पर्टिकुलर उसमें डालना पड़ता है, किस डेट को एक्सीडेंट हुआ है, किस टाइम पे एक्सीडेंट हुआ है, किस प्लेस पे एक्सीडेंट हुआ है, नेम उसका क्या है ना, कुछ स्पेसिफिक रिमार्क्स भी है तो उसमें डालना पड़ता है। सच अकरेंस इन ए प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म and copy of such entries shall be furnished to the chief inspector once in a quarter। जो रिपोर्टेबल इंजुरी का
ये होता है रिपोर्ट, उसको हम लोग क्वार्टरली फर्निश करते हैं चीफ इंस्पेक्टर को, ठीक है। तो ये कहाँ पे दिया गया है, 1A में दिया है। 2 में क्या बोलता है, 2 में बोलता है व्हेन ए नोटिस गिवन अंडर सब सेक्शन 1, जो अभी हम लोग देखे थे, सीरियस बॉडली इंजरी related to accident causing loss of life, the authority shall make an inquiry into the occurrence within 2 months of the receipt of the notice। जैसे ही नोटिस को वो रिसीव करेगा उसके 2 महीने के अंदर अंदर ऑथोरिटी उसको, है ना, क्या करेगा, इंस्पेक्ट करेगा, ठीक है, इंक्वायरी करेगा आएंगे। इफ द अथॉरिटी इज नॉट इन द इंस्पेक्टर, he shall cause the inspector to make an inquiry within the said period। यदि आप नोटिस किसी को दे रहे हैं लेकिन वो यदि अथॉरिटी नहीं है, इंस्पेक्टर नहीं है, मतलब इंस्पेक्ट करने के लिए वो नहीं है, जैसे इंस्पेक्टर हम लोग डीजीएमएस को कहेंगे ना, जो डीजीएमएस में चीफ इंस्पेक्टर है, यदि वो इंस्पेक्टर नहीं है तो वो उनको बोलेंगे कि आप इंस्पेक्ट कीजिए। तो डीजीएमएस के ऑफिशियल आएंगे यहाँ पे, जो डिप्यूट होंगे पर्टिकुलर केस के लिए, वो आएंगे और इसको इंस्पेक्ट करेंगे विद इन 2 मंथ्स, ठीक है। उसके बाद तीसरा देखिएगा, द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट डायरेक्ट दैट एक्सीडेंट अदर देन दोज नोटिफाइड इन सब सेक्शन 1 एंड 1A, अभी दोनों में रिपोर्टेबल और सीरियस इंजरी के बारे में वहां पे पूरा डिटेल दिया गया, लेकिन मान लीजिए 1 मिनट, ठीक है, यहाँ पे देखिए, कोई बात नहीं, यहां से भी चल जाएगा। Specified in subsection 1 and 1A which cause bodily injury resulting in the enforced absent from work for the person injured for a period of exceeding 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, एक फोन आ रहा है। ओके सॉरी, कोई इंपॉर्टेंट फोन था, रिसीव करना पड़ा, है ना। ठीक है, इतना कर देने से मुझे लग रहा है आप लोग को बिल्कुल विजिबल हो जाएगा ना, यही बोल रहे थे ना, ठीक है। विच काउजेस बॉडली इंजरी, यानी सीरियस बॉडली इंजरी रिजल्टिंग फॉर द इन्फोर्स एब्सेंस फॉर द वर्क फॉर द पर्सन इंजर्ड इन ए पीरियड एक्सीडिंग 24 आवर्स, यदि ऐसा कुछ है प्रिस्क्राइब कर रहा है 24 आवर से ज्यादा उसको इन्फोर्स कर रहा है एब्सेंट, शैल बी इंटर इन ए रजिस्टर इन ए प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म और shall be subject to the provision of subsection 1 and section 1A as case may be। वही बात बोल रहा है, यदि सेक्शन 1 और सेक्शन बी के कोई अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट यदि कोई ऐसा नोटिफाइड करता है ऑफिशियल गजेट में, तो उसमें से क्या होगा कि ये यदि कोई ऐसा एक्सीडेंट हुआ जिसमें 24 आवर से ज्यादा उसको मतलब ये हो रहा है, उसका एब्सेंट हो रहा है, तो हम लोग उसी तरह इसको रजिस्टर में, जो भी रजिस्टर है एक्सीडेंट रजिस्टर में हम लोग इंटर करेंगे, ठीक है। और इसी तरह इसका ये प्रोविजन भी एप्लीकेबल होगा एज सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 1A, जिस तरह उसमें हो रहा है उसी तरह इसमें होता है यदि वो नोटिफाई करता है सेंट्रल गवर्नमेंट तो। 4 में क्या है देखिए, ये कॉपी ऑफ द एंट्रीज इन ये रजिस्टर रेफर टू सबसेक्शन 3, ये अभी वाला जो पढ़े, सबसेक्शन 3 शैल बी सेंड बाय द ओनर एजेंट और मैनेजर, ओनर एजेंट मैनेजर कोई भी इन द माइंस on or before 20th of January in every following that to which the entry is related to the chief inspector। यानी यदि कोई सेंट्रल गवर्नमेंट यदि इसका ऑफिशियल गजेट में इस तरह का कोई डायरेक्ट करता है, तो इस तरह का एक्सीडेंट जो है उस एक्सीडेंट को रजिस्टर में तो डालना ही, लेकिन उस रजिस्टर का इंफॉर्मेशन जो है वो आपको चीफ इंस्पेक्टर को एवरी ईयर 20th डेट ऑफ यानी 20 जैन से पहले, है ना, ऑन और बिफोर आपको चीफ इंस्पेक्टर को प्रोड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। इस केस में ये वाला जो इंपॉर्टेंट है देख लीजिएगा, 20th of January, ठीक है।
whenever there occurs, पांचवा नंबर में देखिए, whenever there occurs in or about a mine a accident causing loss of life or serious bodily injury to any person, the place of accident shall not be disturbed or altered before the arrival or without the consent of chief inspector। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है पांचवा नंबर, कि कभी भी कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो माइंड ऑफिशियल का एक ड्यूटी है कि जो भी एक्सीडेंट प्लेस है उस एक्सीडेंट प्लेस को हम कोई टेम्पर ना करें, उसे डिस्टर्ब ना करें, अल्टर ना करें। यदि करना पड़ रहा है तो आपको प्रायर परमिशन लेना पड़ेगा, या फिर ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो रहा है कि हमें टेम्पर करना पड़ रहा है क्योंकि किसी का लाइफ ऑफ लॉस ऑफ लाइफ हो रहा है, हमें किसी को प्रिवेंट करना है, तो वैसे सिचुएशन में कर सकते हैं। अदर देन आपको नहीं करना है, इसलिए नहीं करना है ताकि वो जब इंक्वायरी बैठेगी तो इंक्वायरी लोग मतलब जो ऑफिसर रहे, इंक्वायरी ऑफिसर वो विजिट करेंगे तो एग्जैक्टली वो नरेट कर पाएंगे कि कैसे एक्सीडेंट हुआ। ठीक है, तो उसको हम लोग को डिस्टर्ब नहीं करना है, टैंपर नहीं करना है विदाउट द कंसेंट ऑफ चीफ इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर टू whom notice of accident is required to be given under subsection 1 ऑफ सेक्शन 23। वही बात है जिसको आप नोटिस दे रहे हैं, नोटिस दे रहे हैं किसको, चीफ इंस्पेक्टर को, यानी जब तक चीफ इंस्पेक्टर आपको कंसेंट ना दे। अनलेस सच डिस्टर्बेंस ऑफ अल्टरेशन इज नेसेसरी टू प्रिवेंट एनी फर्दर एक्सीडेंट। हाँ, कर सकते हैं यदि आपको ऐसा लगता है कि कोई इसको अल्टरेशन करने से किसी का लाइफ है वो हम लोग बचाएंगे, जैसे यहाँ पे लिखा है अनलेस सच डिस्टर्बेंस ऑफ अल्टरेशन इज नेसेसरी, यदि नेसेसरी है टू प्रिवेंट एनी फर्दर एक्सीडेंट, कोई ऐसा एक्सीडेंट और उसी से कंटिन्यूअस हो जाए तो हम उसको रिमूव कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं, वहां पे हम लोग घुस सकते हैं, पहुंच सकते हैं और कुछ एक्टिविटी वहां से कर सकते हैं टू रिमूव बॉडी। जैसे आप मान लेते हैं किसी का एक्सीडेंट हुआ, वो वहां पे है उनका बॉडी, तो उसका बॉडी ऑब्वियसली हम लोग को वहां से रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, बॉडीज ऑफ द डिसीज और टू रिड्यूस एनी पर्सन फ्रॉम द डेंजर और अनलेस डिसकंटिन्यूएंस ऑफ द वर्क at a place of accident or seriously impede the working of the mines। यदि ऐसा सिचुएशन बनता है तभी हम लोग को डिस्टर्बेंस करना है, और नहीं तो हम लोग को बिल्कुल डिस्टर्ब इसको नहीं करना है, ये इंश्योर हम लोग को करना है कि ऐसा ना करें। दूसरा, ठीक है, एक मिनट, हाँ यहाँ पे देखिए लास्ट में क्या है, प्रोवाइडेड दैट वेयर द चीफ इंस्पेक्टर और शेड इंस्पेक्टर फेल टू इंस्पेक्ट द प्लेस ऑफ एक्सीडेंट विद इन 22 hours of the incident work may be resumed at the place of accident। हाँ, यदि एक्सीडेंट हो गया तो हम लोग वर्क को भी वहां पे स्टॉप करेंगे क्योंकि उसे इंक्वायरी करना है, जो इंस्पेक्टर है वो इंक्वायरी करेंगे, जनरली आ जाता है इंक्वायरी करने के लिए, लेकिन यदि नहीं आता है ना 72 आवर्स में नहीं आता है तब हम लोग को रिज्यूम करेंगे। ठीक है, लेकिन जनरली आ जाएगा, इंक्वायरी ऑब्वियसली तुरंत हो जाता है। ठीक है, विजिट कर जाता है इंस्पेक्शन करने के लिए। तो ये एक हुआ इसका माइंस एक्ट का। ठीक है, माइंस एक्ट ये 23 सेक्शन में दिया हुआ है, 23 तो याद रखना, 23 में नोटिस ऑफ एक्सीडेंट दिया हुआ है। यही क्वेश्चन पूछ सकता है, नोटिस ऑफ एक्सीडेंट किस सेक्शन में दिया है, तो 23 में दिया हुआ है। ठीक है, माइंस एक्ट में। और ये सब पॉइंट्स है, इसमें से देखिए 2-3 पॉइंट्स है वो आपको ध्यान रखना है कि हम लोग कौन कौन से, ये इतना तो नहीं रख सकते, तो जनरली आप लोग सब जानते होंगे कि यहाँ पे नोटिस देना है। ठीक है, अभी जो आपको पढ़ा है वो आपको समझ आ ही गया होगा ये चीजें। आप लोग एक बार और इसको पॉइंट टू पॉइंट पढ़िएगा तो आपको एक ध्यान आएगा कि हमें किस तरह करना है। ये वाला जो पॉइंट है कि क्वार्टरली में हम लोग चीफ इंस्पेक्टर को देते हैं 20 जनवरी से पहले, ओला भी ध्यान में रखिएगा, टेम्पर नहीं करना है, डिसकंटिन्यू नहीं करना है। तो ये तो हो गया माइंस एक्ट। माइंस एक्ट के अलावा आप एक देखिए यहाँ पे जो कोल माइन रेगुलेशन है सीएमआर में भी इसके बारे में कुछ बोलता है ना, इसमें भी आपको मैं कुछ पढ़ा देता हूँ सीएमआर क्या बोलता है। वो 23 था और सीएमआर में 8 रेगुलेशन नंबर 8, वहां हम लोग सेक्शन बोलते हैं, यहाँ पे हम लोग रेगुलेशन बोलते हैं। तो रेगुलेशन नंबर 8 में क्या है वो देखिए, रेगुलेशन नंबर 8 में क्या है ना, 8 इधर ही, हाँ देखिए वही है, एक्सीडेंट का ही नोटिस है जो हम लोग वहां बात किए हैं, सिमिलर है यहाँ पे भी, एकदम सेम चीज है। आप थोड़ा सा अल्टरेशन आपको मिलेगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि वहां 23 में था, यहाँ पे रेगुलेशन 8 में है। क्या है, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपका विजिबिलिटी बेटर हो। देखिए, नोटिस ऑफ डेंजरस अकरेंस,
वहां पे हम लोग डेंजरस अकरेंस वाला नहीं था, हम लोग का वहां क्या था, सीरियस बॉडी इंजरी और रिपोर्टेबल। यहाँ पे डेंजरस अकरेंस पे दिया हुआ ये टर्म, डेंजर नोटिस ऑफ डेंजरस अकरेंस एंड एक्सीडेंट। ठीक है, सेम चीज है, आप देखेगा आपको लगेगा कि सिमिलर टाइप का चीजें हैं। आप इसमें आपको याद रखने में इजी पड़ेगा, क्योंकि हम लोग एक पढ़ लिए हैं तो हम लोग इसको भी पढ़ने में इजी है। व्हेन देयर अकर्स इन और अबाउट ये माइंस, हम लोग को नोटिस देना है कहाँ कहाँ पे, इन एक्सीडेंट काउजिंग लॉस ऑफ लाइफ, वहां भी था। सीरियस बॉडली इंजुरी इन कनेक्शन विद एनी माइनिंग ऑपरेशन, कोई भी माइनिंग ऑपरेशन से कनेक्टेड कोई लॉस ऑफ लाइफ हो रहा है, सीरियस बॉडी इंजुरी हो रही है, तो हम लोग को नोटिस देना है। और बी में बोलता है ये रेडियली आइडेंटिफाइबल इवेंट विद पोटेंशियल टू कॉज इन इंजुरी टू पर्सन एट वर्क thereafter referred to a dangerous occurrence। यदि कोई dangerous occurrence होता है, जैसे such as in explosion, ignition, spontaneous heating, outbreak of fire, ना, appearance of smoke, other indication of heating, outbreak of fire, fire in any part of working, any machinery, fall from the height of any excavation, loading, transportation machines, है ना, bursting of equipment under pressure, influx of inflammable noxious gases, uh, eruptions or ingress of water, other liquid matter, almost वही चीजें हैं। premature collapse, any accident, breakage of fracture rope, है ना, वहाँ breakage of rope था, chain, headgear, pulley, axle, bearing, ये सब जो है शाफ्ट में यदि हम लोग यूज कर रहे हैं फॉर फॉर मटेरियल और द पर्सन, यदि लोअर और रेस करने के लिए यूज कर रहे हैं। एनी ओवर वाइंडिंग, वहां भी था ओवर वाइंडिंग केस, अदर मींस कन्वेयंस while men and materials are being lowered, कोई ऐसा अदर कोई मींस है तो ब्रेकेज और फ्रैक्चर ऑफ एसेंशियल पार्ट ऑफ वाइंडिंग इंजिन्स, है ना, कपलिंग, बेयरिंग, गियर, क्लच, ड्रम, सब इसमें दिया हुआ डिटेल करके। ब्रस्टिंग ऑफ एनी इक्विपमेंट कंटेन, है ना, कंटेनिंग स्टीम, compressed air or other substances at high pressure, breakage, fracture and failure of an essential part of any machines। ठीक है, ये सब सारे में आपको एक्सीडेंट का नोटिस देना पड़ेगा। अब लास्ट वाला पॉइंट पढ़िए, यहाँ पे क्या बोलता है, मेन यही है। द ओनर, एजेंट और मैनेजर सेल फोरविथ, फोर्थ मतलब क्या होता है, इंस्टेंट, इमीडिएट, ठीक है, फ्रॉम द रीजनल इंस्पेक्टर अबाउट द अकरेंस, जो भी हुआ है उसके बारे में आपको तुरंत बताना है। ठीक है, अकरेंस बाय टेलीफोन, टेलीफोन करके बताना है, फैक्स करके बताना है, ईमेल करके बताना है। सब एक ही साथ नहीं होता, सबसे पहले आप टेलीफोन करेंगे, ईमेल करेंगे, उसके बाद फैक्स करेंगे, उसके बाद आप जो कोई स्पेशल मैसेंजर है उसके थ्रू या डाक के थ्रू आप उनको सारा रिपोर्ट भेज देंगे। तो सबसे पहले टेलीफोन से ही जाता है, फिर उसके बाद ईमेल भी कर देंगे, फैक्स भी कर देंगे और हार्ड कॉपी भेज देंगे बाय स्पेशल मैसेंजर और सेल also within 24 hours of every such occurrence give notice thereof in a form and method as may be specified by the chief inspector for the purpose to the district मजिस्ट्रेट। यानी 24 आवर्स के अंदर आपको भेज देना होगा, लेकिन फोन तो तुरंत कर देना होगा, फोर्थ विथ, इमीडिएट। लेकिन जो ये देना है आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को 24 आवर्स के अंदर देना है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को देना है, चीफ इंस्पेक्टर को देना है और रीजनल इंस्पेक्टर को। देखिए यहाँ पे एक एडिशनल है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, इसको क्यों देना है मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई माइंस है, उस माइंस में एक्सीडेंट हुआ है और मे बी फैटल हुआ है, फैटल हुआ है तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंदर ही सब आता है, लॉ एंड ऑर्डर। तो लॉ एंड ऑर्डर आने के कारण वो क्या करते हैं, आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे ताकि कोई ऐसा इश्यूज क्रिएट ना हो जिससे और भी कुछ लॉसेस हो। जैसे मान लेते हैं किसी एक्सीडेंट हुआ, फैटल हुआ और लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ गया, तो हो सकता है आसपास के लोग हैं वो आके क्राउड हो सकता है, क्राउड होने के बाद कुछ डिस्टर्बेंस हो सकती है। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को देना है, चीफ इंस्पेक्टर को देना है कि ओवरऑल तो इंक्वायरी सारे चीज मॉनिटरिंग यही करते हैं, रीजनल इंस्पेक्टर को भी देना है। ठीक है, चीफ इंस्पेक्टर एंड रीजनल इंस्पेक्टर तीनों को देना है। एंड इन केस ऑफ एक्सीडेंट mentioned in clause A also to the competent authority of payment of compensation। obviously यदि किसी का एक्सीडेंट होता है, फैटल होता है या उसमें कंपनसेशन के अंडर रूल्स में आता है, तो आपका जो कंपनसेशन का अथॉरिटी है उनको भी देना होगा, ताकि उसे इंफॉर्मेशन हो कि इस डेट पे इस माइंस में इस नाम के वर्कर्स का एक्सीडेंट हुआ है, इस टाइप का एक्सीडेंट है, तो वो कंपनसेशन देते हैं। तो आपको कंपनसेशन अथॉरिटी है उनको इंस्टेंट उसी दिन आपको दे देना पड़ेगा। provided that in case such notice is sent by email, it may be immediately followed by fax or letter।
ठीक है, ऑब्वियसली आप सेम डेट में ईमेल कर देते हैं अथॉरिटी को, तो नेक्स्ट डे 24 आवर्स में आपको लेटर भेज देना होगा हार्ड कॉपी से, आपको स्पेशल मैसेंजर किस तरह भी आपको मीडियम हो लेटर भेज देना होगा। दूसरा पॉइंट में इसका क्या कहता है, इसका सब रेगुलेशन 2 में, द ओनर एजेंट और मैनेजर शेल साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट a copy of notice referred to the subsection 1 of a special notice board at the office of the mine for a period not less than 14। सेम चीज है, वहां भी हम लोग 14 डेज पढ़े थे कि जैसे भी कोई अकरेंस होता है तो हम लोग माइंस के ओपनिंग के अराउंड या तो ऑफिस के पास हम लोग नोटिस बोर्ड में या तो जहां भी नोटिस बोर्ड लगा होगा माइंस के सराउंडिंग में, वहां पे हम लोग लगाएंगे, इंश्योर करेंगे 14 डेज तक उसे कोई टेम्पर ना करे। तीसरा पॉइंट में क्या कहता है सबसेक्शन तीसरा, व्हेन इन एक्सीडेंट काउजिंग लॉस ऑफ लाइफ, सीरियस बॉडली इंजरी और burn injury occurs in or about a mine in connection with the generation, storage, transformation, transmission, supply or use of electrical energy, the owner, agent, manager shall also forthwith inform the inspector of mines electricity by telephone, email and special। देखिए यदि इसमें 3 में क्या बोलता है, कोई यदि ऐसा एक्सीडेंट होता है ना, जो इलेक्ट्रिक से रिलेटेड है, जैसे है ना connection with the generation, storage, transformation, transmission, supply or use of electrical energy। इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कुछ होता है, तो जो इंस्पेक्टर हम लोग जो वहां पढ़ते हैं इंस्पेक्टर माइंस इंस्पेक्टर, वो माइनिंग के होते हैं, मैकेनिकल के होते हैं, तीनों के होते हैं, एक्सकेवेशन के भी होते हैं, मैकेनिकल वाले, मैकेनिकल माइंस इलेक्ट्रिकल। तो आपको इस केस में यदि इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड केस होता है तो वो सब के अलावा आपको इंस्पेक्टर ऑफ माइंस इलेक्ट्रिकल को भी देना है। ठीक है, इसलिए कभी कभी कोई माइंस में रहता है, हमने देखिएगा कि डीजीएमएस वायलेशन देता है, तो यदि कोई इक्विपमेंट इंस्पेक्शन के लिए आ रहा है तो मैकेनिकल में दिया, यदि कोई इलेक्ट्रिकल चीजें के लिए इंस्पेक्शन में आ रहा है तो डीजीएमएस इंस्पेक्शन के द्वारा दिया जाता है। माइंस रेगुलेशन सीएमआर के बारे में आता है तो कोई इंस्पेक्टर ऑफ माइंस माइनिंग वाले देते हैं। ठीक है ना, तो आपको यदि कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी से रिलेटेड कोई एक्सीडेंट होता है तो हम लोग को इन एडिशन तो द माइंस इंस्पेक्टर ऑफ माइंस इलेक्ट्रिकल को भी आपको देना है। तो क्या देंगे, इसको भी आप टेलीफोन से इन्फॉर्म कर देंगे, इसको भी ईमेल करेंगे 24 आवर्स के विद इन, आप इसको स्पेशल मैसेंजर या तो डाक के थ्रू आप इसको रिपोर्ट भेजेंगे, नोटिस देंगे। ठीक है ना, provided that in case such notice is sent by email it shall be immediately followed by faction letter obviously। फोर्थ नंबर में क्या बोलता है, इफ डेथ रिजल्ट्स फ्रॉम एनी इंजुरी, ये देखिए इंपॉर्टेंट जो समझने वाली है, if death results from any injury already reported as serious under sub regulation 1 or if the injury other than serious injury becomes serious। मतलब कोई एक्सीडेंट हुआ और वो एक्सीडेंट यहाँ एनी इंजुरी ऑलरेडी रिपोर्टेड सीरियस, आप उसको रिपोर्ट कर चुके हैं सीरियस, ठीक है, और इफ इंजुरी अदर देन सीरियस इंजुरी बिकम सीरियस, आपने कोई दूसरा इंजुरी आपने रिपोर्ट किया है, जैसे डेंजरस है, जैसे मान लेते हैं रिपोर्टेबल इंजुरी रिपोर्ट किया है, लेकिन वो बन जाता है सीरियस, बन जाता है कहने का मतलब है कि वो मेडिकल केयर में था, लेकिन वो एक एग्जांपल के तौर पे समझ सकते हैं कि रिपोर्टेबल हुआ, बट वो मेडिकल केयर में जाने के बाद पता चला कि उसका कुछ लॉस ऑफ पार्ट हो जा रहा है, मतलब वो सीरियस में आ जा रहा है, तो वो बाद में बिकम सीरियस, यदि सीरियस इंजुरी में कन्वर्ट हो जा रहा है, आ जा रहा है, इसमें फॉल कर जा रहा है, देन ऑनर एजेंट एंड मैनेजर शेल विदिन 24 hours of his being informed of the same give notice there of the district magistrate, mine inspector, regional inspector and competent authority of payment of compensation। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि कोई एक डे है, उस डेट में एक्सीडेंट हुआ और आपने रिपोर्ट किया कि ये रिपोर्टेबल इंजुरी है, मेडिकल केयर के लिए भेज दिए, लेकिन आपको 2 दिन के बाद पता चलता है कि नहीं ये सीरियस इंजुरी हो गया, लॉस ऑफ पार्ट है कुछ। तो जैसे आपको इंफॉर्मेशन मिला, जब इंफॉर्मेशन जैसे मिला कहने का मतलब है कि जब आपका मेडिकल का रिपोर्ट आ जाता है या तो मेडिकल जो डॉक्टर है वो कंफर्म कर देते हैं कि ये सीरियस इंजुरी के कैटेगरी में आ गया, तो तुरंत आपको उसी तरह फॉलो करना पड़ेगा जिस तरह सब सेक्शन 1 में हम लोग रेगुलेशन को फॉलो करते थे कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भेज रहे हैं, चीफ इंस्पेक्टर को भेज रहे हैं, रीजनल इंस्पेक्टर को भेज रहे हैं और कंपनसेशन अथॉरिटी को भेज रहे हैं, वो आपको तुरंत नोटिस उसके बाद तुरंत देना होगा। तुरंत कहने के मतलब 24 आवर्स के अंदर आपको देना होगा। तो ठीक है, ये वाला पॉइंट है, ध्यान में रखने वाला है कि एक तो सब रेगुलेशन 1 में ऑब्वियसली यदि सीरियस इंजरी हो रहा है तो उसी तरह देंगे, और कोई रिपोर्टेबल है जो सीरियस बाद में बन जाता है तो हम लोग तुरंत उसी तरह फॉलो करेंगे जिस तरह सीरियस इंजरी होता है और हम लोग जिस तरह नोटिस उसमें भेजते हैं। 5वां में क्या है, इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी पर्सन स्किल्ड और इंजर्ड एज अबव द ओनर एजेंट एंड मैनेजर शेल सेंड पर्टिकुलर्स in a form and methods as may be specified by the chief inspector
फॉर द पर्पस विद इन 7 डेज, पर्टिकुलर का बात कर रहा है, पर्टिकुलर 7 डेज ऑफ द अकरेंस एंड ऑल्सो विद इन द 15 डेज ऑफ द इंजर्ड पर्सन रिटर्निंग ऑफ द ड्यूटी। ये वाला देखिए क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में बता देता हूँ, इसमें क्वेश्चन आ जाता है, आपको ध्यान में रखना है। देखिए फॉर्म है, ठीक ना, सीएमआर में फॉर्म है, रेगुलेशन 8 है, इसको तो आज आपको रखना ही है। तो अब ये पॉइंट को देखिए, रेगुलेशन 8 है, इस 8 के अंदर है ना फॉर्म है, इस एक्सीडेंट का जो हम लोग नोटिस भेजते हैं उसमें फॉर्म है, तो इसको हम लोग क्या होता है, फॉर्म 4A, दूसरा फॉर्म होता है 4B और तीसरा है इसमें 4C। तो हम लोग जो नोटिस ऑफ एक्सीडेंट भेजते हैं ना, फॉर्म ए में भेजते हैं, नोटिस ऑफ एक्सीडेंट हो गया, डेंजरस अकरेंस हो गया, तो हम लोग 4A में, इस क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि नोटिस ऑफ एक्सीडेंट, नोटिस ऑफ डेंजरस अकरेंस किस फॉर्म में भेजते हैं, तो 4A में भेजते हैं, नोटिस ऑफ एक्सीडेंट, ठीक है। 4B में हम लोग क्या भेजते हैं, 4A में जैसे मान लेते हैं कोई पर्सन है, इंजर्ड हो गया, डिसीज्ड है, उसका डेथ हो गया, तो उसका पर्टिकुलर हमको भेजना पड़ेगा 7 दिन के अंदर, ठीक है। तो फॉर्म बी में हम लोग भेजते हैं जैसे पर्टिकुलर, पर्टिकुलर्स में क्या हो गया, उसका डिटेल, नेम और भी उसका जितना भी रिलेटेड डिटेल्स है ना, उसको वो भेजना है, पर्टिकुलर्स ऑफ इंजर्ड पर्सन, ठीक है, पर्सन, अगर 2 है 3 है तो पर्सन। और 4C में हम लोग क्या भेजते हैं, हम लोग इसको भेजते हैं 4C में, पर्टिकुलर ऑफ इंजर्ड पर्सन रिटर्निंग टू ड्यूटी। मान लेते हैं कि कोई इंजर्ड हो गया लेकिन वो अच्छा होने के बाद रिटर्न हो जाता है, तो रिटर्न होने के बाद जब उसका हम लोग ड्यूटी को ज्वाइन करवाते हैं, तो वही यहाँ पे लिखा है कि विद इन 15 डेज ऑफ द इंजर्ड पर्सन रिटर्निंग टू द ड्यूटी। यदि ड्यूटी में रिटर्न कर गया और रिटर्न करने के 15 डेज के अंदर आपको भेजना पड़ेगा पर्टिकुलर्स ऑफ इंजर्ड पर्सन रिटर्निंग, तो मतलब उसमें से आपको बिल्कुल वो सब भी आ जाएगा, कौन सा इंजरी हुआ था, अभी उसका कंडीशन क्या है, रिकवर हो गया कि नहीं, फिट फॉर वर्क है, ऑब्वियसली फिट फॉर वर्क होगा, तो और उसके डिटेल्स जितने हैं वो सारे इसमें पर्टिकुलर ऑफ इंजर्ड पर्सन रिटर्निंग टू ड्यूटी। यहाँ 3 फॉर्म है, 4A, 4B, 4C, ये तीनों को एकदम बिल्कुल याद रख लीजिएगा, इससे क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। मतलब इससे नहीं आएगा तो कोई दूसरा फॉर्म से आएगा, फॉर्म से आता ही क्वेश्चन है। तो ये हमारा एक एक्ट के बारे में जो बात करता है वो, और रेगुलेशन क्या बात करता है एक्सीडेंट रिपोर्टिंग के बारे में, ये मैंने बता दिया। अब हम लोग इसको पढ़ेंगे, इंक्वायरी ऑफ माइन एक्सीडेंट। हम लोग उसका इंक्वायरी कैसे करते हैं, रूल्स तो पता चल गया कि हम लोग इसको कहाँ कहाँ भेजना है, कैसे करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि इसका इंक्वायरी कैसे होती है, इंक्वायरी कौन करता है, कब करता है, किस तरह करता है, तो वो हम लोग यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। डीवीएस सर, अनमेटल रिस्ट्रिक्टेड, अच्छा ठीक है, आपको सिलेबस तो मिला ही होगा और मैं उसको देखूंगा कि कोल और मेटल दोनों एक साथ हो, कवर करूं, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं, ये रूल्स रेगुलेशंस हो गया था। अब हम लोग मेन यहाँ पे पढ़ते हैं कि इंक्वायरी कैसे करते हैं, रिपोर्ट राइटिंग। तो रिपोर्ट राइटिंग तो आज वाले क्लास में हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है ना, लेकिन हम इंक्वायरी ऑफ एक्सीडेंट अभी हम लोग करेंगे, इसको हम लोग थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, है ना। देखिए, इंक्वायरी ऑफ एक्सीडेंट, इंक्वायरी ऑफ एक्सीडेंट को डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, ताकि हमें समझ में आएगा, सारे लोग करते नहीं है जो एसोसिएटेड है वो। मैं एक दो आपको इंक्वायरी रिपोर्ट भी दिखाऊंगा कैसे बनता है, लेटेस्ट अभी कोई माइंस में एक्सीडेंट हुआ होगा तो उस माइंस का मैं निकाल के आप लोगों को बताऊंगा कैसे बनता है, उसका फॉर्मेट क्या है वो भी दिखाऊंगा। अभी हम लोग इसका सारा टर्म्स पढ़ लेते हैं, कौन कौन सा किस तरह का प्रोसीजर है। देखिए, एवरी फैटल सीरियस एक्सीडेंट and dangerous accident is to be investigated by the manager, assistant manager, and a report is to be submitted to Chief Inspector of Mines and Regional Inspector of Mines within 15 days of occurrence of the accident। ये ध्यान रखना है, ये जो 15 डेज है ना, रूल्स रेगुलेशन में डेज वगैरह कहाँ पे भेजना है ये सब क्वेश्चन आता है, तो 15 डेज के अंदर ये हम लोग को
भेज देना रहता है हम लोग इसका इंक्वायरी करके। तो इंक्वायरी कौन करता है? मैनेजर। असिस्टेंट मैनेजर कब करेगा? जब मैनेजर इसको ऑफिशियली असाइन करेगा, ठीक है ना, तभी असिस्टेंट मैनेजर करेंगे। या फिर कोई कॉम्पिटेंट पर्सन है उनको असाइन कर दे रहा है इंक्वायरी ऑफिसर बना के, तब करेगा। ऐसा नहीं कि असिस्टेंट मैनेजर अपने से कर सकता है, नहीं, मैनेजर इसको ऑथराइज करना पड़ेगा। जिस तरह हम लोग वर्क करते हैं, कोई भी वर्क तब तक नहीं करेंगे जब ऑफिशियली ऑथराइज है हम लोग उस काम करने के लिए। तो इंक्वायरी ऑफिसर यहाँ पे देखिएगा दो चीजें होती है, एक इंक्वायरी ऑफिसर, एक मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव, है ना। ये पढ़ाएंगे आप लोग को, दोनों लोग रहते हैं ना इंक्वायरी करने के लिए। मैनेजमेंट यानी मैनेजमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक इंक्वायरी करता है, और एक मैनेजमेंट को रिप्रेजेंट करके मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव होता है, ठीक है। तो ये 15 डेज में हम लोग चीफ इंस्पेक्टर एंड रीजनल इंस्पेक्टर को हम लोग भेज देते हैं। दूसरा, कभी आप लोग एक चीज समझिएगा, वर्ड जो है ना इंक्वायरी, इंक्वायरी का मतलब हम लोग जब भी सुनते हैं इंक्वायरी, तो हमको लगता है कि इसमें इंक्वायरी करना है और एक डिसिप्लिनरी एक्शन लेना है जिसने फॉल्ट किया है, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना है, हम लोग ये समझते हैं इंक्वायरी का मतलब। लेकिन इंक्वायरी का एक्चुअल मतलब वो नहीं होता है। यहाँ लिखा हुआ भी ना, इंक्वायरी मस्ट बी फैक्ट फाइंडिंग नॉट द फॉल्ट फाइंडिंग। मतलब हम लोग का एम ये होना चाहिए कि मैंने इसका फैक्ट को फाइंड आउट करूं, ताकि रूट काउज जो है ना, रूट काउज मुझे पता चल पाए। हम लोग को ये इंटेंशन नहीं है कि हम लोग एक ऑफिसर, है ना, ऑफिसर या कोई भी वर्कर्स या जो भी है, उनको हम लोग गिल्टी प्रूफ करें, या तो हम लोग उसको अकाउंटेबल प्रूफ करें। हमारा ये एम नहीं है। मेरा एम ये रहना चाहिए, जब भी हम लोग इंक्वायरी करते हैं, आप लोग सभी यदि सीनियर पोस्ट पे जाएंगे तो इंक्वायरी ऑफिसर भी बनेंगे, तो यदि इंक्वायरी ऑफिसर बने हैं तो आप लोग को इतना ध्यान में जरूर रखना है कि इंक्वायरी मस्ट बी फैक्ट फाइंडिंग नॉट फॉल्ट फाइंडिंग। हम लोग को उस और नहीं खोजना है, हम लोग को फैक्ट देखना है, ताकि हम लोग रूट कॉज, क्योंकि इंक्वायरी हम लोग अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए मेन पर्पस नहीं है। अकाउंटेबिलिटी तो फिक्स करते ही है, यदि किसी का वो नेग्लिजेंस किया है तो ऑब्वियसली उसका अकाउंटेबिलिटी है, बट हमारा पर्पस है फैक्ट फाइंडिंग, ताकि हमने रूट कॉज को आइडेंटिफाई करके इसको रिकरेंस को, मतलब बार बार जो रिपीटेटिव एक्सीडेंट है उसको हम लोग प्रिवेंट कर पाए। पर्पस ये होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग जिस तरह मैंने एम वहां पे भी डिस्कस किया, देखिए यहाँ पॉइंट आउट किया हुआ एम ऑफ इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी, जो भी करें इंक्वायरी, द की इज टू प्रिवेंट ए रिकरेंस ऑफ द सेम एक्सीडेंट। हम लोग का जो मेन की है, टू प्रिवेंट ए रिकरेंस, यानी बार बार वो ऐसा एक्सीडेंट ना हो, इसलिए हम लोग उसका इन्वेस्टिगेट करते हैं, रूट कॉज समझते हैं, क्यों हो रहा है, क्या कारण था, उसको समझने के बाद हम लोग उसको प्रिवेंट करने के रिमेडियल मेजर लेने की कोशिश करते हैं। तो इसका एक की पैरामीटर्स इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी का यही है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं? फैक्ट फाइंडिंग करते हैं। दूसरा, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ था, है ना, क्या हुआ। दूसरा, व्हाट वाज द रूट कॉज, कारण क्या था जो एक्सीडेंट हुआ। व्हाट शुड बी डन टू प्रिवेंट द रिकरेंस। यदि आप लोग को रूट कॉज पता चल गया, क्या हुआ ये भी पता चल गया, एक्सीडेंट का क्या ग्रेविटी रहा ये भी पता चल गया, तो हम लोग को दूसरा होता है व्हाट शुड बी डन टू प्रिवेंट द रिकरेंस, यानी बार बार ऐसा एक्सीडेंट ना हो, ये हम लोग क्या करें टू प्रिवेंट हो जाए ना। तो ये सब इस सब का एम होता है इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी करने का, ठीक है। अब देखिए स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए जब भी हम लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं। देखो एक्चुअली हम लोग ये अभी प्रोसीजर क्यों नहीं बता रहा हूं, क्योंकि यदि आप कुछ भी काम करेंगे हो गया, है ना, सारे का एक इंफॉर्मेशन हम लोग गैदर करेंगे। सर्च एंड एस्टेब्लिश फैक्ट, जितने भी फैक्ट्स है उसको सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद एक, है ना, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर उसको एस्टेब्लिश करेंगे, जो भी फैक्ट्स आया है आपके पास, है ना। आइसोलेट एसेंशियल कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स, यदि वैसा कोई कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है तो उसको हम लोग आइसोलेट करेंगे ना। फाइंडिंग रूट काउजेस, रूट काउजेस को फाइंड करेंगे। डिटरमाइन करेक्टिव एक्शन, फिर उसी से करेक्टिव एक्शन को डिटरमाइन करेंगे। इंप्लीमेंट करेक्टिव एक्शंस, यहाँ पे जाके हम लोग का ये जो इन्वेस्टिगेशन का पूरा पार्ट खत्म होता है, तब जब हम लोग जाके उसका करेक्टिव एक्शन लेने के बाद इंप्लीमेंट कर देते हैं करेक्टिव एक्शन को, और ये रिकरेंस
बार बार जो एक्सीडेंट हो रहा है वो स्टॉप होता है। तो हमारा जो पर्पस है फुलफिल तब होता है जब हम उसको इम्प्लीमेंट कर लें। सिर्फ हम लोग एक इंक्वायरी बैठा लिए, इंक्वायरी का फाइंडिंग आ गया और वो डीजीएमएस में है ना सबमिट कर दिए, इतना ही काम नहीं है। ये बस एक हम लोग कह सकते हैं डीजीएमएस में सबमिट कर दिए और आगे वाला प्रोसीजर नहीं कर रहे हैं, तो सिर्फ हम लोग अपना एक जो रूटीन जॉब है वो कर रहे हैं, मेन पर्पस फुल नहीं कर रहे हैं। पर्पस फुलफिल करने के लिए करेक्टिव एक्शन उसका डिटरमाइन करके उसे इम्प्लीमेंट करने तक है, ताकि मेरा मेन जो है रिकरेंस इवेंट ना हो। तो ये मेन स्ट्रेटजी है, तो उसको ये समझना है, तभी पार्ट फुलफिल होता है यहाँ तक। ठीक है, ये तो एक प्रोसीजर अलग है, बट उसके अलावा जैसे कोई एक्सीडेंट होता है तो इमीडिएटली हमें क्या करना है। कोई भी एक्सीडेंट होता है तो इमीडिएट तुरंत सबसे पहले क्या होगा कि वहां पे कोई कोवर्कर्स है तब तो ठीक है, यदि नहीं है पता चलता है तो तुरंत विजिट करना है। विजिट प्लेस और एक्सीडेंट एज फास्ट एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके आपको वहां पहुंचना है, यदि वो एक्सेसिबल है तो। ठीक है, वहां पहुंचे तो आपको मतलब ये तो प्रोसीजर है, मतलब आप इसमें एकदम बिल्कुल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नहीं है, कुछ कुछ पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट है वो लिखा हूं। ऐसा मत समझिएगा कि इसके बाद इसको करना है, इसके बाद इसको करना है, इसके बाद इसको करना है, ऐसा नहीं है। मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। विजिट द प्लेसेस ऑफ एक्सीडेंट एज फास्ट एज पॉसिबल। दूसरा, नोट डाउन फॉलोइंग पॉइंट्स। कौन कौन सा पॉइंट नोट डाउन कर लेना वहां पे? टू होम मतलब कौन है, किसका एक्सीडेंट हुआ है, वेयर कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, हाउ हैपेंड ऑफ द एक्सीडेंट, कैसे एक्सीडेंट हुआ है, यदि कुछ आपको लगता है तो नोट डाउन कर लेना है। टेक केयर ऑफ विक्टिम्स नीड, यदि विक्टिम्स को कुछ जरूरत है या तो आपको उसका केयर, ब्लीडिंग हो रहा है, फर्स्ट एड देना है, यदि वो कुछ दे पा रहे हैं तो उसको टेक केयर करना है आपको। में हो सकता है कि वहां से रिमूव करना है, उसका पैर फ्रैक्चर होके टिल्ट हो गया है तो यदि आप सीधा करने लायक है या तो कर सकते हैं तो, लेकिन बहुत ज्यादा उसे नहीं करना है। नमी भी हो सकता है यदि आप फर्स्ट एड ट्रेंड नहीं है तो आप गलत कर सकते हैं। यदि फर्स्ट एड ट्रेंड है और आपको लगता है आप कॉन्फिडेंट है तब करें। टेक केयर ऑफ विक्टिम्स नीड शुड ऑलवेज बी द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑब्वियसली। बाकी तो सब चीज ठीक है, लेकिन विक्टिम्स जो है तुरंत एक्सीडेंट हुआ है उसका टेक केयर करना बहुत जरूरी है। रिस्पॉन्डर शुड बी एबल टू एडमिनिस्टर फर्स्ट एड और माइनर मेडिकल अटेंशन। यदि वहां पे फर्स्ट एड ट्रेंड पर्सन है तो आपको फर्स्ट एड तुरंत देना है उसको। सेंड द विक्टिम टू द हॉस्पिटल बाय प्रॉपर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। प्रॉपर ट्रांसपोर्ट सिस्टम से तुरंत वहां से निकालना है। मान लेते हैं अंडरग्राउंड में है, ओपन कास्ट में, स्ट्रेचर से निकालना है, एम्बुलेंस में लेके हॉस्पिटल तुरंत ट्रीटमेंट के लिए भेजना है। ये वहां पे चले जाने के बाद क्या करना है? आइसोलेट द accident scenes to prevent privacy of the individuals and prevent other hazards from harming the victims or other in the area। आपको वहां से तुरंत उस एक्सीडेंट सीन्स को आइसोलेट करना है, ऐसा ना ताकि वो कोई डिस्टर्ब कर ले, या हो सकता है एसोसिएटेड एक्सीडेंट भी वहां से हो सकता है। एक का हुआ आपने उसको आइसोलेट नहीं किया, फिर कोई दूसरा का एक्सीडेंट हो गया, सीरीज ऑफ एक्सीडेंट हो रहा है। नोट डाउन द नेम ऑफ आई विटनेस। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कभी भी इंक्वायरी का एक फेयर इंक्वायरी करना, क्योंकि जब किसी की एक्सीडेंट हुई तो ऑब्वियसली यदि कोई है वहां पे आई विटनेस तो आप उसको नोट डाउन कर लें कि इसका नेम ये है, इसका डिजिग्नेशन ये है और इन्होंने इसको देखा है, एक्सीडेंट होते हुए देखा है। तो क्या होगा, ये आपको जो फैक्ट्स देंगे वो करेक्ट होगा। ऐसा ना हो कि आपने किसी का वाई विटनेस का नेम आपके पास है नहीं, किसी ने आके बोला साहब मैं तो देखा हूँ, और आपने उसका आई विटनेस का रिपोर्ट ले रहे हैं, तो मे भी हो सकता है कि वो डेविएटेड हो, वो ठीक ना हो। तो उसको आपको यहाँ पे नोट डाउन कर लेना है यदि कोई आई विटनेस है तो, हु हैड एक्चुअली विटनेस। ऐसा ना कि न देखा हो मैंने उससे आई विटनेस उसको मान रहा हूँ और इंक्वायरी में उसको मैं लेके इंक्वायरी कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। विजुअलाइज द स्टेटस ऑफ प्लेस ऑफ एक्सीडेंट, आस्क हाउ द एक्सीडेंट टुक प्लेस। यदि उसमें तो आई विटनेस है या तो जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ है, जैसे छोटे मोटे एक्सीडेंट हुआ है तो आप पूछ भी सकते हैं उसको जानने के लिए कि एक्सीडेंट कैसा हुआ, तो उसे वो तुरंत वो बता सकता है एक्चुअल चीजें। लेकिन यदि बाद में उस चीज को पूछते हैं तो मे भी हो सकता है वो मैनिपुलेट कर सकता है, किसी से मोटिवेटेड आंसर दे सकता है, तो इसलिए यदि वो उस कंडीशन में है तो पूछ भी सकते हैं। If it is appropriate, take pictures to prevent evidence of the scenes, but be aware that in some situation this may be insensitive। ये यदि आपको लगे अप्रोप्रिएट है तो पिक्चर रखना चाहिए, क्योंकि पिक्चर एक ऐसा है कि आपका जो एविडेंस सीन है वो प्रिजर्व कर लेता है ना, प्रिजर्व कर लेता है, यानी कोई बाद में अल्टरेशन भी करता है तो आप उस पिक्चर से आप देख सकते हैं कि एक्चुअल कंडीशन उस एक्सीडेंट का सीन क्या था, जिससे इंक्वायरी को इंटरप्रेट करने में, चीजों को इंटरप्रेट एंड एस्टेब्लिश करने में इजी हो जाता है, तो पिक्चर ले सकते हैं। बट कोई ऐसे सेंसिटिव केसेस है, यदि आपको लगता है कि ऐसा में पिक्चर लेने से उससे कोई दिक्कत हो सकता है, तो मैनेजमेंट को दिक्कत हो सकता है, तो
सेंसिटिव इशू बन सकता है, तो आप ना लें उस तरह का। अब यहाँ पे प्रोसीजर्स है, प्रोसीजर समझने की कोशिश करेंगे, है ना। डिटेल प्रोसीजर्स, इंक्वायरी हम लोग कैसे करते हैं, क्या करते हैं, उसमें क्यों करते हैं, क्या क्या चीजें हम लोग कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें ये बेसिक प्रोसीजर्स है। यदि आप इसका बेसिक प्रोसीजर फॉलो नहीं करेंगे, स्टेप जो है ना, स्टेप फॉलो नहीं करेंगे, तो जो सक्सेसफुल एक्सीडेंट इंक्वायरी कहेंगे, फेयर फैक्ट फाइंडिंग, वो नहीं हो पाएगा। तो आपको सक्सेसफुल एक्सीडेंट इंक्वायरी करने के लिए पॉइंट वाइज पॉइंट, एक एक चीजें को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको सारा काम करते जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हाँ बजाय कर दिए, कुछ अभी कर रहे हैं, कुछ अभी कर रहे हैं, कुछ अभी पूछ रहे हैं, कुछ डेटा ऐसा डाल रहे हैं, तो इंक्वायरी परफेक्ट नहीं होगा। आपको बिल्कुल एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जितनी भी मिनिमम इंफॉर्मेशन है आपको कलेक्ट करना है, तभी इंक्वायरी की फैक्ट्स को एस्टेब्लिश कर पाएंगे। नहीं तो आप शुरुआत से ही एस्टेब्लिश करने लगेंगे तो हो सकता है आपका जजमेंट आ जाएगा वहां पे, अच्छा ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ होगा। तो यहाँ पे जब भी इंक्वायरी करते हैं ना, इंक्वायरी ऑफिसर को ये ध्यान रखना है कि अपना पर्सपेक्टिव पुट ना करें, अपना भी जो जजमेंट है वो पुट ना करें। पहले फैक्ट लें, डेटा लें, जो भी इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट करें, जो आई विटनेस है उसका रिपोर्ट लें, जो आई विटनेस ने बोला उसका, उसके अकॉर्डिंग आप इंटरप्रेट करें, तभी आपका जो इंक्वायरी है वो फेयर होगा, है ना। ऐसा नहीं कि ऐसा एक्सीडेंट करके आया, मैंने साइट पर देख के आया, अच्छा इस तरह एक्सीडेंट हुआ, वो जरूरी नहीं कि वैसा हुआ होगा। आप डेटा के अनुसार कोशिश करें कि उसका इंटरप्रिटेशन और एस्टेब्लिश इंक्वायरी को वैसे करें। तो पहला पॉइंट आ जाता है, पहला में क्या, कलेक्शन ऑफ बेसिक इंफॉर्मेशन। सबसे पहला बेसिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें। बेसिक इंफॉर्मेशन क्या होता है, दिस इज ए फाउंडेशन ऑफ एन इंक्वायरी, विदाउट कंप्लीट फैक्चुअल डेटा इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी प्रोसीड प्रॉपरली। जैसे इंफॉर्मेशन कलेक्टेड शुड इंक्लूड, क्या क्या होना चाहिए, जैसे डेट, ऑब्वियसली डेट बहुत जरूरी है, किस डेट में एक्सीडेंट हुआ, टाइम तक जरूरी है, किस टाइम में एक्सीडेंट हुआ, है ना। एग्जैक्ट टाइमिंग हेल्प्स करेक्ट करेक्ट with working shifts, lighting conditions and fatigue factor। यदि आपका टाइम पता चल जाएगा कि किस टाइम पे एक्सीडेंट हुआ है, तो आप कुछ इंटरप्रेट कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि नाइट शिफ्ट में हुआ, या ओपन कास्ट है और ओपन कास्ट में एक्सीडेंट हुआ है, वो नाइट में हुआ है। आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि नाइट शिफ्ट में लाइटिंग कम होगा, लेकिन यही ओपन कास्ट में डे टाइम में एक्सीडेंट हुआ है, तो आप इंटरप्रेट कर सकते हैं उसमें तो सफिशियंट लाइट था, ठीक है। अब शिफ्ट चेंज होते हुए एक्सीडेंट हुआ है, तो आप वहां से इंटरप्रेट कर सकते हैं कि मे भी हो सकता है किसी का नेग्लिजेंस हो, जल्दी जल्दी निकलने का कोशिश कर रहा हो, अपना काम बिल्कुल फुलफिल नहीं किया हो, तो आप उस चीज का इंटरप्रेट कर सकते हैं एक्सीडेंट का टाइम क्या था, ठीक है। विक्टिम्स वर्क आवर्स, अब यहां से कि वो कितना देर तक काम कर चुका है, कितने देर पहले से काम कर रहा है, इससे ये एस्टेब्लिश हो जाएगा क्या उसके पास कोई फिटिंग है, स्ट्रेस था या ठीक था। वो सब एक एस्टेब्लिश करने के लिए हम लोग ये सब डेटा कलेक्ट करते हैं। सबका इंटरप्रिटेशन है इंडिविजुअल डेटा का। विक्टिम्स वर्क आवर्स, नंबर ऑफ आवर्स वर्क बिफोर द एक्सीडेंट कैन रिवील द फिटिंग्स एंड द ओवरवर्क। अब मान लो कि ऐसा है कि वर्कर्स बहुत देर से काम कर रहा है और एक्सीडेंट हुआ है, तो हम लोग वहां से इंटरप्रेट कर सकते हैं कि शायद हो सकता है कि काफी देर से काम कर रहा है, ओवर टाइम वर्क कर रहा है, फटीग होगा, स्ट्रेस होगा, जिसके कारण यहाँ पे ये कुछ नेग्लिजेंसेस के द्वारा हुआ होगा। विक्टिम्स डिटेल आपको कलेक्ट करना है, उसका एज, नेम क्या है, एज क्या है, सेक्स क्या है, ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन कहने का मतलब डिजिग्नेशन क्या है, स्किल लेवल क्या है, किस स्किल का है। जैसे मान लेते हैं कोई स्किल कुछ है, कोई दूसरे स्किल में काम कर रहा है ना, तो वैसे नहीं। जैसे मान लेते हैं उसका कोई डिजिग्नेशन कुछ है, जैसे वो ट्रमर है और काम कर रहा है लाइनमैन में, ठीक है, तो उस तरह नहीं होना चाहिए। यदि उस तरह कर रहा है तो आप वहां से स्टेब्लिश कर सकते हैं ना कि इसका तो डिजिग्नेशन ट्रमर है, लेकिन काम कहीं दूसरी जगह कर रहा था, तो वो बिल्कुल स्किल्ड नहीं था, ट्रेंड नहीं था, ठीक है ना। तो वो जानने की जरूरी है, ऑक्यूपेशन क्या है, स्किल लेवल क्या है, नेम क्या है, एज क्या है, ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस भी जानना है, वोकेशनल, स्टैट्यूटरी, रिफ्रेशमेंट ट्रेनिंग, ओवरऑल एक्सपीरियंस इन माइनिंग एंड ऑन द स्पेसिफाइड जॉब। और ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस क्यों जान रहे हैं, जैसे मान लेते हैं कोई भी माइंस में हम लोग अंडरग्राउंड में काम करवाते हैं किसी से, तो हम लोग उसको सबसे पहले फर्स्ट ट्रेनिंग देते हैं, है ना, फर्स्ट ट्रेनिंग देंगे। यदि कुछ पर्टिकुलर वर्क के लिए कर रहा है, जैसे ड्रिलर है, तो स्पेसिफिक ट्रेनिंग भी देते हैं, स्पेशल वोकेशनल ट्रेनिंग होता है, जैसे मान लेते हैं ड्रिलर है तो ड्रिलर के लिए देते हैं। फिर रिफ्रेशर ट्रेनिंग होता है, तो यदि रिफ्रेशर ट्रेनिंग उसका नहीं हुआ है और पर्टिकुलर वर्क कर रहा है, तो मैं एस्टेब्लिश कर सकता हूँ कि इसे अच्छे से ट्रेन नहीं किया जा रहा है, मैनेजमेंट का यहाँ फॉल्ट है। कुछ स्टैट्यूटरी ट्रेनिंग है वो नहीं दिया जा रहा है, तो मैनेजमेंट का फॉल्ट है, उसमें फेल कर रहा है मैनेजमेंट। मेडिकल एंड
एक्सीडेंट हिस्ट्री। अब कभी कभी आप देखते हैं बहुत सारा नेचुरल डेथ भी होता है अंडरग्राउंड में, कभी कभी मेडिकल हिस्ट्री होती है कुछ किसी किसी की, तो जिसके कारण जैसे मान लेते हैं कभी हार्ट फेलियर हो गया, ऐसे ऐसे कुछ मेडिकल हिस्ट्री है, उसके कारण कुछ वर्क कर रहा है और हो रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है, तो आपको उसका एक्सीडेंट हिस्ट्री है या तो मेडिकल हिस्ट्री है तो कुछ जानना है। जैसे इसमें क्या है, ये दोनों अलग है, मेडिकल और एक्सीडेंट हिस्ट्री। जैसे प्रीवियस इलनेस, यदि कुछ प्रीवियस इलनेस है तो वहां से आप स्टेब्लिश कर सकते हैं इसका प्रीवियस इलनेस के कारण में भी हो सकता है ये यहाँ पे फॉल्ट हुआ। एक्सीडेंट प्रोनेंस, आई साइट और हेयरिंग लॉस, इस तरह का कुछ है। या एक चीज और भी देख सकते हैं, एक्सीडेंट हिस्ट्री में मान लेते हैं कि एक ऐसा वर्कर है जो उसके साथ लगातार एक्सीडेंट हो रहा है बार बार, तो आप कह सकते हैं कि ये एसओपी को फॉलो नहीं कर रहा है, प्रोसीजर को फॉलो नहीं कर रहा है, कुछ रूल को वायलेट कर रहा है। तो एक उसका हिस्ट्री से ये एस्टेब्लिश होता है कि इसे इसके साथ थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है, ये नहीं कर रहा है, जिस तरह हम लोग गाइडलाइन है वो गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये एस्टेब्लिश करता है कि इसमें कुछ फॉल्ट है। तो एक्सीडेंट हिस्ट्री लेना है। माइंड एंड वर्क डिटेल, ये तो लेना ही है, जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेस ऑफ एक्सीडेंट, किस जगह पे हुआ है, टाइप ऑफ ऑपरेशन, कौन सा ऑपरेशन था, किस मशीन में काम कर रहा था, क्या यूज हो रहा था, तो इस तरह का ये डिटेल लेना है। तो ये क्या है, ये सब बेसिक डिटेल में आता है। उसके बाद बी में देखिए इंस्पेक्शन ऑफ द साइट, आपको बेसिक डिटेल ले लिए, उसके बाद दूसरा पॉइंट लेना है इंस्पेक्शन ऑफ द साइट ऑफ एक्सीडेंट। इसमें क्या होता है, डायरेक्ट साइट इंस्पेक्शन प्रोवाइड फिजिकल एविडेंस एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ द एक्सीडेंट। देखिए कभी भी इंक्वायरी करेंगे तो इंक्वायरी ऑफिसर को ये इंश्योर जरूर करना चाहिए कि जब भी आप इंक्वायरी करें तो साइट पे जरूर विजिट करें, तभी आपको एक्चुअल एविडेंस पता चलेगा कि एक्सीडेंट होने का कारण क्या हो सकता है। ऐसा नहीं कि जैसे ऑब्वियसली इंक्वायरी ऑफिसर बना है बट वो एक्चुअली वो साइट को कभी विजिट नहीं किया। ओपन कास्ट में जाएंगे तो बड़े बड़े माइंड्स आपको मिलेंगे, तो कभी आप देखेंगे कि एक ऑफिसर हो सकता है कि न्यूली रिक्रूटेड है और उस साइट को विजिट भी नहीं किया जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, वो फिजिकली विजिट भी नहीं किया। तो नहीं, कभी भी इंक्वायरी ऑफिसर को वो साइट को विजिट करना चाहिए, फिजिकल साइट को विजिट करना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए, ठीक। तो इसमें से क्या क्या देखेगा, साइट कंडीशन का बिल्कुल एकदम माइनर चीजें देखेगी इसमें साइट के बारे में। ओपन कास्ट हो या यूजी हो तो यूजी के टर्म में देखेगा, ओपन कास्ट है तो ओपन कास्ट के टर्म में देखेगा। मशीन में एक्सीडेंट हुआ है तो वहां पे उसके इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, उसके टर्म में बिल्कुल उसका साइट एक्सीडेंट है, जो इंस्पेक्शन ऑफ साइट है उसी के टर्म में किया जाएगा। जैसे मान लेते हैं ओपन कास्ट है तो उसको बेंचेस चेक करेगा कि बेंचेस जिस तरह सीएमआर में लेट डाउन है वर्किंग कंडीशन के अनुसार उसी तरह है कि नहीं, यदि नहीं है तो कितना है, ठीक है, उसको नोट डाउन कर लेना है। यदि करेक्ट है तो भी नोट डाउन कर लेना है, करेक्ट है तब भी नोट डाउन कर लेना है, करेक्ट नहीं है तो उसको नोट डाउन कर लेना है। बहुत ज्यादा हाईवॉल क्रिएटेड है, स्लोप क्या है ना, क्योंकि यदि स्लोप ज्यादा है तो स्टेबिलिटी ठीक नहीं रहेगा, तो आपको नोट डाउन कर लेना है कि स्टेबिलिटी क्या है, स्लाइड्स है क्या, ओवरहैंग है क्या, इस तरह देखना है। हाइट उसको ऑब्जर्व करना है, विड्थ ऑफ वर्किंग ऑब्जर्व करना है कि काम करते करते विड्थ कम तो नहीं हो गया। यदि विड्थ कम हुआ तो ऑब्वियसली एक्सीडेंट हो सकता है, हाइट ज्यादा हो गया वर्किंग का, तो ये सब आपको नोट डाउन करना है। लुक फॉर द जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस, यदि जहां पे एक्सीडेंट हुआ है मान लेते हैं कोई फॉल के कारण है तो स्लीप के कारण हुआ है, तो आपको जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस भी देखना है कि स्लीप तो नहीं था, बेड सेपरेशन कोई नहीं था, फ्रेगमेंटेशन तो नहीं था। फ्रेगमेंटेशन मतलब जो टुकड़े टुकड़े में हम लोग जब ब्लास्टिंग करते हैं फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, तो इस तरह का जो जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस है, जियोलॉजिकल टर्म्स है, वो सबको भी नोट डाउन कर लेना है। उसके बाद कंपेयर कोलैप्स एंड इंटेक्ट पोर्शन ऑफ द साइड, जैसे यदि कहीं साइड में कोलैप्स हुआ है तो उसमें देखिए जो कोलैप्स हो गया है उसको देखिए और जो अभी इंटेक्ट है उसको देखिए। यदि कोलैप्स में और इंटेक्ट में, मान लेते हैं इंटेक्ट में आपको जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस कुछ दिख रहा है, इसका मतलब मान लेते हैं कि कोलैप्स में भी कुछ ना कुछ जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस होगा, इसलिए ये कोलैप्स हुआ है, ठीक है। कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स देखिए कि उसका जो प्रिकॉशनरी मेजर्स है वो करेक्ट है कि नहीं, जैसे सपोर्ट्स करेक्ट है कि नहीं, मॉनिटरिंग ठीक से हो रहा था कि नहीं, जैसे स्लोप है स्लोप का मॉनिटरिंग हो रहा था कि नहीं, है ना, यदि अंडरग्राउंड है तो सपोर्ट है कि नहीं, बैरियर लगा है कि नहीं। तो ये सभी जो प्रिकॉशनरी मेजर है जो मैनेजमेंट के द्वारा लिया जाता है वो देखिए, इंश्योर कीजिए, असेस कीजिए कि वो प्रॉपर लगा था कि नहीं, ठीक है ना। एग्जामिन हॉल रोड, उसमें क्या देखना होगा, विड्थ क्या है, ग्रेडियंट क्या है, विजिबिलिटी ठीक है क्या नहीं, इल्यूमिनेशन ठीक है कि नहीं। यदि ये सब नहीं है तो में भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो आपको ये सब पॉइंट से आपको स्टेब्लिश करने में इजी पड़ जाएगा कि इंडिविजुअल्स फॉल्ट है, मैनेजमेंट फॉल्ट है, रेगुलेटरी वायलेंस है या वायलेशन है या क्या है। बी में हो गया। अब सी में देखिए आपको क्या करना है, प्रिपरेशन ऑफ प्लान एंड सेक्शन इलस्ट्रेटिंग द साइट। आपने पहले बेसिक इंफॉर्मेशन ले लिया, बेसिक इंफॉर्मेशन के बाद साइट पे पहुंच गए, है ना, बेसिक इंफॉर्मेशन ले लिया,
बेसिक इंफॉर्मेशन के पास साइट विजिट कर लिया। साइट विजिट करने के बाद आपको प्रिपरेशन ऑफ प्लान होगा और सेक्शंस, उस पे आपको ये डिस्प्ले होगा जहां पे एक्सीडेंट हुआ था। तो ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन इज एसेंशियल। कभी भी इंक्वायरी होती है तो आपका विजुअल इंस्पेक्शन रिप्रेजेंटेशन होना बहुत जरूरी कि कहाँ पे एक्सीडेंट था, किधर से ट्रैक है, किधर से एंट्री है, और कहाँ से कोल निकल रहा है, कहाँ पे मशीन चल रही है, ये कहाँ से पता चलेगा? प्लान से ही पता चलेगा। तो प्लान का बनना बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एक्सीडेंट एंड आफ्टर एक्सीडेंट होना बहुत जरूरी है। और ये कौन बनाएगा? सर्वेयर बनाएगा, सर्वेयर बनाएगा। लेकिन एक चीज और यहाँ पे कैच है, पता है, जब भी मैनेजर या असिस्टेंट मैनेजर साइट को विजिट कर रहा है तो उनको एक स्केच बनाना पड़ेगा, ठीक है ना? स्केच बनाना पड़ेगा, स्केच बना लेगा कि इस तरह पे साइट है, यहाँ पे ये इक्विपमेंट लगा हुआ है, इतना दूर है। ये क्या हेल्प करता है? यदि आप साइट इंस्पेक्शन किए और देखे, आप एक स्केच बना के रख लिए, तो ये सर्वेयर को हेल्प करता है। ऐसा ना हो कि सर्वेयर ने उस पॉइंट को मेंशन करना भूल गया हो। यदि मैनेजर के पास या तो जो इंक्वायरी करने वाला है उसके पास ये स्केच है तो वो उसको गाइड कर सकता है सर्वेयर को स्केच बनाने के लिए। और बहुत इंपॉर्टेंट है प्लान, क्योंकि प्लान के बेसिस पे ही डिपेंड होता है बहुत सारी चीजें कि हमारा वर्किंग कंडीशन जो प्रोसीजर है वो ठीक से हो रहा था कि नहीं। सर्वे प्लान ही देखते हैं, क्योंकि एक बार हम लोग विजिट कर लिए तो बार बार हम लोग साइट पे जाएंगे नहीं। तो हम लोग यहाँ से ही देखने की कोशिश करते हैं कि कंडीशन हमारा किस तरह था, वर्किंग कंडीशन, ठीक है ना? देखिए क्या बोलता है, सर्वेयर शुड प्रिपेयर प्लान ऑफ एक्सीडेंट साइट ऑन इन स्केल ऑफ 100:1। ये इसको याद रखिएगा कि जो एक्सटेंट साइट का सर्वेयर बनाएगा 100:1, शोइंग ऑल डिटेल, सब डिटेल, जितना भी डिटेल हो सकता है वहां पे, इक्विपमेंट किस तरह है, रोडवे किधर है, ट्रैक किधर है, पंप किधर है, सम्प किधर है, सपोर्टेड है या नहीं, वाटर डेंजर कुछ है, जितनी भी चीजें हो सकती है सारा उसमें डिटेल देना पड़ेगा। एक की प्लान भी बनाना पड़ेगा आपको। की प्लान टू ए स्केल ऑफ 1000:1 इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड। आपको ये भी एक बनाना है, एक तो एक्सीडेंट साइट प्लान बनाना है, एक की प्लान भी बनाना है, लेकिन दोनों का स्केल बड़ा होगा। की प्लान क्या होता है? की प्लान में आपको सब कुछ दिखाना है जो बड़ा प्लान होता है माइंस का, तो ऑब्वियसली आपको 1000:1 बनाना होगा। ये आपको छोटे डिटेल में बनाना है, छोटे पार्ट का, तो 100:1 बनाना है, ठीक है? इसमें आपको क्या है, देखिए, स्केचेस, प्लान्स एंड क्रॉस सेक्शंस मस्ट शो द साइट बिफोर एंड आफ्टर द एक्सीडेंट। दोनों को दिखाना होगा, बिफोर क्या था और आफ्टर क्या हुआ। चेंजेस होगा जब एक्सीडेंट होगा तो आप जब आफ्टर नहीं दिखाएंगे तो पता नहीं चलेगा, और बिफोर नहीं दिखाएंगे तो पता नहीं चलेगा पहले कैसा था, है ना? इंडिकेट बेंचेस, स्लोप, ऑल रोड मशीनरी, विक्टिम्स पोजीशन, सब इसमें डिटेल में आपको शो करना होगा। इंक्लूड जियोलॉजिकल, है ना, फीचर्स एंड वर्किंग मेथड, सब कुछ करना होगा। इससे क्या होगा, अथॉरिटी को हेल्प करता है कि वैसा अथॉरिटी जो डिसीजन ले रहा है बट वो विजिट नहीं किया, हेल्प हायर अथॉरिटी हु नेवर विजिटेड द साइट, है ना, उसको ये हेल्प करता है। ये प्लान जो हम लोग एक्सीडेंट प्लान बनाते हैं, एक्सीडेंट प्लान बनाते हैं, उसको हेल्प करता है डिसीजन लेने में। तो वहां पे डिटेल होना बहुत जरूरी है, कुछ भी पॉइंट मिसिंग नहीं होनी चाहिए। दूसरा, एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड्स, रिपोर्ट्स, प्लान एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। ये क्या है? एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड्स। आपको वहां पे हम लोग क्या देख रहे थे, देखिए चीजें में चेंजेस है। हम लोग पहला क्या हुआ था, बेसिक इन्फॉर्मेशन लिए, बेसिक इन्फॉर्मेशन के बाद हम लोग साइट इंस्पेक्शन किए, साइट इंस्पेक्शन के बाद प्लान प्रिपेयर किए। लेकिन अब यहाँ पे आ जाता है ना एग्जामिनेशन, यानी अब एग्जामिन मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना, एग्जामिन कर रहा हूँ। एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड्स, रिपोर्ट्स, प्लान्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। क्यों कर रहे हैं एग्जामिनेशन? ताकि पता चले कि मैनेजमेंट का कहीं फॉल्ट है क्या, रिकॉर्ड्स ठीक से रखा है कि नहीं, रिपोर्ट्स अच्छे से बना के रखा है कि नहीं, प्लान एज पर रूल्स है कि नहीं, डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर है कि नहीं। यदि नहीं है तो मैनेजमेंट का फॉल्ट है। तो हम लोग पर्टिकुलरली एग्जामिन करते हैं सारा चीज, है ना। तो ये चौथा पॉइंट होता है कि हम लोग एग्जामिन करते हैं। देखिए, एवरी माइन मेंटेन स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड, स्टैट्यूटरी गाइडलाइंस है उसे फॉलो होना चाहिए। तो इसी में हम लोग इसको एग्जामिन करते हैं। इन्वेस्टिगेटर शुड चेक क्या क्या करना चाहिए, जैसे माइन प्लान एंड स्टैट्यूटरी रजिस्टर्स। सबसे पहले जब भी इन्वेस्टिगेटर इंक्वायरी ऑफिसर आएगा, सबसे पहले देखेगा माइन प्लान प्रॉपर है कि नहीं, स्टैट्यूटरी रजिस्टर जितना है वो है कि नहीं, अटेंडेंस उसका है कि नहीं, जैसे वेंटिलेशन प्लान, सपोर्ट प्लान, इंस्पेक्शन बुक, जितना भी सब कुछ वो चेक करेगा। गलत है तो वहां पे वो फाइंड आउट करेगा, नोट डाउन करेगा।
सुपरवाइजरी इंस्पेक्शन रिपोर्ट आदि कहीं पे एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन बिफोर एक्सीडेंट जो सुपरवाइजरी ऑफिसर है वो जब इंस्पेक्शन कर रहा है तो उसका रिपोर्ट नोट डाउन कर रहा है कि नहीं, कभी इस तरह हुआ है क्या, जैसे मान लेते हैं कोई असिस्टेंट मैनेजर ने साइट को विजिट किया है और कभी रिपोर्ट किया है 10 दिन पहले 15 दिन पहले, तो इससे ये एस्टेब्लिश होता है कि एक असिस्टेंट मैनेजर ने इस चीज को रिपोर्ट किया था 15 दिन में, लेकिन उसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया इसलिए एक्सीडेंट हुआ। तो इस तरह के एस्टेब्लिश करने में इजी होगा। तो एक सुपरवाइजरी इंस्पेक्शन रिपोर्ट देखना पड़ेगा कि वेयर अनसेफ कंडीशन नोटेड अर्लियर, ऐसा कुछ था क्या जिसको अर्लियर हम लोग उसको नोट डाउन किए हैं, वेयर द एक्सीडेंट रेक्टिफाइड हुआ कि यदि कुछ हुआ था ऐसा नोटिफाइड कंडीशन अनसेफ कंडीशन को नोट डाउन किया है तो क्या उसको रेक्टिफाई किया कि एक्सीडेंट तक की नहीं किया है। इक्विपमेंट रिपोर्ट्स देखेगा कि उस इक्विपमेंट में फिटनेस टेस्ट है कि नहीं, मेंटेनेंस रिपोर्ट है कि नहीं, ब्रेकडाउन का हिस्ट्री क्या है यदि इक्विपमेंट में एक्सीडेंट हुआ है, तो ये सब चेक करेगा बिल्कुल। मटेरियल अवेलेबिलिटी, वेयर प्रॉपर सपोर्ट मटेरियल अवेलेबल इन द स्टोर, यदि मटेरियल के टर्म में देखेंगे तो प्रॉपर अवेलेबल था कि नहीं। तो ये क्या करता है, जो डॉक्यूमेंट हम लोग जो भी है जितने भी स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट्स है, एसओपी है, उसको हम लोग एग्जामिनेशन इसलिए करते हैं ताकि मैनेजमेंट को मतलब ये इंक्वायरी ऑफिसर ये एस्टेब्लिश कर पाए कि मैनेजमेंट फुलफिल कर रहा है कि नहीं लीगल ड्यूटीज को, जितने भी लीगल ड्यूटीज है एक्ट में रेगुलेशंस में वो फुलफिल कर रहा है कि नहीं। यदि फुलफिल नहीं कर रहा है तो ऑब्वियसली एक्सीडेंट होगा। तो यहाँ पे एस्टेब्लिश करने में इजी होता है, इसलिए एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड करना बहुत जरूरी है। उसके बाद क्या है, एग्जामिनेशन ऑफ मटेरियल प्लांट एंड इक्विपमेंट टेस्टिंग वेयर नेसेसरी, सिमिलर है एग्जामिनेशन ऑफ मटेरियल, जिस तरह हम लोग अभी नहीं देखे ना ये वाले चीजें एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड, उसी तरह एग्जामिनेशन ऑफ मटेरियल, जैसे कहीं एक्सीडेंट हुआ है ऐसा जो मशीनरी से हुआ है ना, मशीनरी से हुआ तो उसमें से हम लोग देखेंगे कि उसमें यदि कोई मूविंग पार्ट था तो उसमें गार्ड था कि नहीं, इलेक्ट्रिकल कुछ काम हो रहा है तो उसमें लॉक आउट टैग आउट सिस्टम फॉलो कर रहा है कि नहीं, कंडीशन ऑफ स्विचेस, आइसोलेटर, इमरजेंसी स्टॉप क्या है, ये सब सिंपली आप कह सकते हैं ना रूल्स है, रेगुलेशंस है जिसे हमें फॉलो करना है ना। ये जैसे लॉक आउट टैग आउट डीजीएमएस के द्वारा पहले दिया गया, फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, कोई मूविंग पार्ट में गार्ड लगाए हैं कि नहीं एज पर स्टैंडर्ड, ठीक है ना। एसओपी जो है लिफ्टिंग के टाइम में हम फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, सेफ्टी डिवाइसेस फंक्शन है कि नहीं, ऐसा तो नहीं उसको हम बाईपास कर रहे हैं, रिपेयर जो कर रहे हैं उसका रिकॉर्ड्स है कि नहीं। तो ये सब एग्जामिनेशन हो रहा है। एग्जामिनेशन होने से ये पता चलता है कि जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, जिस मशीन के साथ एक्सीडेंट हुआ है, कार में एक्सीडेंट हुआ है, उसका कंडीशन क्या था, एक्सीडेंट प्रोन तो नहीं था, है ना। तो मैकेनिकल फेलियर इज ए मेजर कॉज ऑफ माइन एक्सीडेंट, चेकिंग इक्विपमेंट इंश्योर इफ टेक्निकल नेग्लिजेंस कंट्रीब्यूटेड, मतलब कोई टेक्निकल नेग्लिजेंस के कारण तो एक्सीडेंट नहीं हुआ, तो हम लोग इसलिए मटेरियल का, इक्विपमेंट का, प्लांट का एग्जामिनेशन करते हैं। उसी तरह हम लोग क्या करते हैं, एग्जामिनेशन एंड क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, जो एकदम बिल्कुल देखा है एक्सीडेंट को, उसका हम लोग एग्जामिनेशन एंड क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं, ठीक है ना। वो आपको एक्चुअल चीज बता पाएगा कि एक्चुअल कंडीशन हुआ क्या था। जैसे विटनेस फील इन गैप्स दैट फिजिकल एविडेंस कैन नॉट एक्सप्लेन, मतलब एक्सीडेंट हो गया है, आप फिजिकल एक्सीडेंट एविडेंस देख रहे हैं, बट वो बिल्कुल आपको नहीं बता पाएगा कि एक्चुअल सीन क्या था, कैसे कैसे हुआ था, है ना। तो ये आपको कौन बता पाएगा, विटनेस ही बता पाएगा कि एक्चुअल उस समय एक फ्रैक्शन ऑफ टाइम में क्या हुआ था, है ना। तो वो आप वहां से एस्टेब्लिश कर पाएंगे कि कहां से फॉल्ट स्टार्ट हुआ था, है ना। कभी कभी है ना फॉल्स कुछ एविडेंस आ जाता है, तो आप उसको क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे। क्रॉस एग्जामिनेशन प्रिवेंट्स फॉल्स और इनकम्प्लीट टेस्टिंग। कभी कभी आप देखें विटनेस किसी का लिए बट वो फॉल्स दे दिया है, बट उसको क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि आपने जो फर्स्ट बार बताया था वही आप सेकंड बार बता रहे हैं कि नहीं, थर्ड बार बता रहे हैं कि नहीं। तो इससे एक जो ट्रस्ट है ना, मतलब पॉइंट्स का जो अपने विटनेस ने बताया है वो पता चलता है। ज्यादातर इस केस में इस तरह होती है, तो विटनेस का जब भी आप रिपोर्ट लें तो काफी केयरफुल रहें इसका साथ, ठीक है। तो इसमें आप यहाँ पे देखिए एक जो माइंड मैनेजमेंट का बुक है मैं वहां से लिया हूँ। देखिए इसमें क्या है, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस में विटनेस शुड बी एग्जामिन इन द फॉलोइंग ऑर्डर, कैसे करना है, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ ये काफी सेंसिटिव चीज है विटनेस को एग्जामिन करना। क्या होता है, पहले आई विटनेस, जो आई विटनेस ऑन इवेंट प्रायर टू द एक्सीडेंट, अकरेंस ऑफ एक्सीडेंट, जॉब बीइंग डन एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट, रेस्क्यू एंड रिकवरी। आई विटनेस वही हो गया जो देखा है, उसको सिंपली समझ लो, जो उसको देखा है। Other workers and supervisors to know how unsafe conditions developed and why unsafe act went unnoticed, unchecked. आपको अदर वर्कर्स से भी उसको भी ये लेना है, एग्जामिनेशन लेना है
यदि कोई सुपरवाइजर है, माइनिंग सरदार है, ओवरमैन है, बार बार विजिट कर रहा है, उसके अंडर में वो वर्क हो रहा है, तो वो आपको बता सकता है कि ये अनसेफ एक्ट कैसे हुआ और अननोटिस्ड कैसे रह गया, है ना, कहाँ से मिस हुआ ये बता सकता है। मैनेजर से भी आपको मैनेजर को भी एग्जामिन करना होगा, मैनेजर बता सकता है, अदर ऑफिशियल भी बता सकता है, टू गेट द रूट कॉज ऑफ द एक्सीडेंट। मेडिकल ऑफिसर वाला इंफॉर्मेशन भी काम हो सकता है, टू नो द नेचर ऑफ इंजरी, किस तरह का इंजरी है, फर्स्ट एड, मेडिकल ट्रीटमेंट गिवन, टाइम of death in case of fatal accident, also whether there was any delay in rescue, first aid of medical, ठीक है ना। तो ये सब भी एग्जामिनेशन करना है, रिपोर्ट जो आएगा मेडिकल का वो भी देखना है कि जो मेडिकल है वो रिपोर्ट में क्या लिखा है, किस तरह का इंजरी है, कहाँ कहाँ पे किस तरह हुआ, ये आपको स्टेब्लिश करने में। जैसे मान लेते कोई एक्सीडेंट हुआ, आपको लग रहा है कि उन्होंने बताया कि यहाँ पे काफी जोर से चोट लगा, इसका मतलब आप एक स्टेब्लिश कर सकते हैं कि कहाँ से चोट लगा हुआ, किधर से लगा हुआ, क्योंकि आपने एविडेंस को देख चुके हैं, सीन को देख चुके हैं, ठीक है ना। एक यहाँ पे है विटनेस, विटनेस शुड बी एग्जामिन इंडिविजुअली इन प्रेजेंस ऑफ वर्कमैन इंस्पेक्टर, ये इंपॉर्टेंट है, कभी भी विटनेस को एग्जामिन कर रहे हैं तो वर्कमैन इंस्पेक्टर के साथ करना है। नो अदर पर्सन फ्रॉम मैनेजमेंट और ट्रेड यूनियन शुड बी परमिटेड टू बी प्रेजेंट, अकेला ही रखना है, कोई भी ट्रेड यूनियन और मैनेजमेंट के तरफ से प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, अकेला होना चाहिए वो, सिर्फ उसके प्रेजेंस में, वर्कमैन इंस्पेक्टर के प्रेजेंस में। Witness should be taken to site of accident one by one and allowed to narrate their own versions undisturbed. Questions may be put for clarification. A good question to start: where were you at the time of accident? इसमें मैं बताता हूँ, कभी भी विटनेस को आप एग्जामिन कर रहे हैं तो एक एक करके विटनेस को ले जाएं और उनको ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछें। जैसे आप उससे पूछें क्या हुआ था, क्या हुआ था, तो वो पूरा स्टोरी को नरेट करेगा। आप ये मत पूछिए कि जब चोट लगा था तब क्या हुआ था, तो क्या करेगा, स्पेसिफिक चीज बताएगा। जब चोट लगा था, तो जब एक्सीडेंट हुआ था तब, उनको ओपन एंडेड पूछिए ताकि वो आपको जितना जानना है, जितना नोट डाउन करना वो तो करे, उससे एसोसिएटेड चीज भी आपको और बताए। इससे क्या होगा, फर्दर क्वेश्चन करने में आपको हेल्प करेगा, आपको फर्दर चीजें को स्टेब्लिश करने में वर्क करेगा, जिससे आपको एग्जैक्ट सीन पता होगा। इसलिए कभी भी विटनेस को पूछें, ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछें, और कभी कभी कुछ बता रहा है तो उसको डिस्टर्ब ना करें, इंटरप्ट ना करें, उसको बताने दें। आपको जो जो नोट डाउन करना है, जो जो समझना है वो करें, बट उसको डिस्टर्ब ना करें, उसको प्रेशर ना दें कि आप इस तरह बोले, तो वो आपको करेक्ट इंटरप्रिटेशन दे सकता है, ठीक है ना। ये एग्जामिनेशन ऑफ आई विटनेस का हो गया, ठीक है। ऑब्वियसली जो मैं बताया हूँ कि वाइट विटनेस ही है जो एक फिजिकल एविडेंस को, जो फिजिकल एविडेंस नहीं बता सकता, आई विटनेस ही बता सकता है, ठीक है। ये सब तो वोकेशनल ट्रेनिंग के बारे में वगैरह में तो बता ही दिया कि वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं हुआ है तो उसे ये स्टेब्लिश होता है कि ट्रेन नहीं है, ये सब होना चाहिए, ये सब डिटेल लेना है, ठीक ना, एक्सपीरियंस का डिटेल लेना है, ये सब पहले ही स्पेसिफिक एक्सपीरियंस है कि नहीं, जैसे इन एक्सपीरियंस और अनफेमिलियरिटी विद द इक्विपमेंट और प्रोसेस वाज ए फैक्टर। कभी कभी जैसे एक्सपीरियंस नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, तो कारण बन सकता है उसका एक्सीडेंट का, तो ये सब डिटेल लेना है, ठीक है। वो पहले भी मैं बता चुका हूँ, इधर मैं थोड़ा सा डाल दिया इस पॉइंट्स को। तो ये चीजें जो हो गई है एंड ऑफ द शो स्लाइड, तो ये चीजें था आपका इंक्वायरी, कैसे इंक्वायरी करते हैं, 4-5 पॉइंट था, आप देख लीजिए। ए में कलेक्शन ऑफ बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक इंफॉर्मेशन को आपको कलेक्ट करना है, ठीक है, पहला पॉइंट है। दूसरा है इंस्पेक्शन ऑफ द साइट करना है। तीसरा प्रिपरेशन ऑफ द सेक्शन और प्लान बनाना है। उसके बाद एग्जामिनेशन करना है, रिकॉर्ड को, रिपोर्ट को, उसके बाद जहां पे एक्सीडेंट हुआ कहीं प्लांट में, मशीनरी में, इक्विपमेंट, तो उसका करना है। उसके बाद आई विटनेस लेना है, ठीक है। ये है ना जो आपको 6 पॉइंट हुआ, 6 पॉइंट को इसी तरह क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको करना है, तभी आप इसका एक प्रॉपर इंक्वायरी कर पाएंगे। आपको एक इंक्वायरी रिपोर्ट भी दिखाऊंगा अभी लेटेस्ट में, कहीं एक्सीडेंट हुआ होगा तो आप वहां से पता कर पाएंगे कि कैसे एक्सीडेंट होने के जस्ट बाद एक इंक्वायरी कैसे फ्रेम किया जाता है, क्या क्या पॉइंट्स होता है ना। तो वो मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोग को एक दिखाऊंगा, एक इंक्वायरी रिपोर्ट, ठीक है। 2 तरह की इंक्वायरी रिपोर्ट होती है, एक जो मैं बताया कि असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर जो यहाँ पे माइंस लेवल में होती है। एक आपको होती है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, जिसमें से डिजीमेश होंगे, कोई लॉ प्रोफेशनल होंगे, वो करेंगे। तो आप जैसे एक और आपको, आप देखेंगे नेट पे पढ़ के देखिएगा, एक राजमहल में 2016 में एक्सीडेंट हुआ था, इसका रिपोर्ट पब्लिक
पब्लिकली अवेलेबल है, इसका रिपोर्ट आप पढ़िएगा किस तरह इसमें लिखा हुआ है, किस तरह इसको नरेट किया गया स्टोरी को, है ना। एक आपको ऐसी मैं जैसे रिपोर्टेबल हो या सीरियस एक्सीडेंट हो, इस तरह का मैं एक रिपोर्ट दिखाऊंगा कैसे हम लोग रिपोर्ट बनाते हैं, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज क्लास यहीं पे एंड करता हूँ ना। थैंक यू।